दोस्तों वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि चोर चोर मौसेरे भाई। इस वक्त कुछ यही हाल इजराइल और यूरोपीय देशों का बना हुआ है। सारे के सारे यूरोपीय देश इजराइल को सपोर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी किसी यूरोपीय देश की तरफ से ऐसा बयान आता है जिसको सुनकर लगता है क्या ये बदल गया। लेकिन भाई ये लोग बदलने वाले नहीं है, चोर चोर मौसेरे भाई जो ठहरे। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इजराइल, ईरान, इन सभी देशों की बात करेंगे, लेकिन पहले आपको ब्रिटेन की खबर बता देते हैं। दोस्तों ब्रिटेन ने आज अपने सबसे खतरनाक लेजर हथियार का सफल परीक्षण कर लिया है। ब्रिटेन का यह लेजर हथियार ड्रैगन फायर है और इसकी खासियत ब्रिटेन ने बताई है कि यह 1 किलोमीटर हवा में किसी भी चीज को खत्म कर सकता है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, चाहे बड़ी से बड़ी मिसाइल हो। यह लेजर हथियार हवा में 1 किलोमीटर तक जाकर किसी भी चीज को नष्ट कर सकता है। ब्रिटेन ने इसकी खासियत बताई है कि 1 रुपए का अगर सिक्का भी होगा ऊपर, तो उसको भी टारगेट करके यह लेजर हथियार खत्म कर सकता है। ब्रिटेन इस लेजर हथियार को यमन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। ब्रिटेन ने आज इसका सफल परीक्षण करके दुनिया से यह कहा है कि हमारे पास अब एक खतरनाक लेजर हथियार है जिसके जरिए हम किसी भी मिसाइलों को ऊपरी ऊपर खत्म कर सकते हैं। चंद सेकंड में 1 किलोमीटर की रेंज में हर मिसाइल को यह लेजर हथियार खत्म कर देगा। ब्रिटेन इसको यमन के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है। यमन जो मिसाइलें छोड़ते हैं उन मिसाइलों के लिए इसको यमन के तट पर तैनात किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन ने इस हथियार का सफल परीक्षण कर लिया है और अब इसका इस्तेमाल ब्रिटेन यमन की मिसाइलों को रोकने के लिए, ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए और रूस की मिसाइलों को रोकने के लिए करेगा। तो देख रहे हो आप लोग, यमन को रोकने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, कौन कौन से हथियारों को लेकर आया जा रहा है। इतना नहीं हो रहा है कि इजराइल से कह दे कि भाई शांति के साथ बैठ जाओ, यमन भी शांति के साथ बैठ जाएगा। लेकिन नहीं भैया, रोकना है और अपनी ताकत दिखानी है। तो क्या वाकई में यह लेजर हथियार, जिसको बहुत खतरनाक बता रहा है ब्रिटेन, यमन की मिसाइलों को और ईरान जैसे देशों की मिसाइलों को रोक पाएगा? यह तो वक्त बताएगा। आइए अब चोर चोर मौसेरे भाइयों की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फ्रांस, इसका राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, हाल ही में इसकी तरफ से कुछ ऐसे बयान आए और कुछ ऐसे फैसले इसने लिए जिसके बाद लग रहा था कि शायद ये थोड़ा सा बदल गया है, इसने अपनी सोच को बदल लिया है। लेकिन नहीं भैया, चोर चोर मौसेरे भाई नहीं बदल सकते। हाल ही में इमैनुअल मैक्रों की तरफ से कई सारे ऐसे बयान आए जहां पर उन्होंने कहा कि भैया गाजा में सीज फायर कर दो। इजराइल गाजा में ये जो कर रहा है जंग के नाम पर, यह बिल्कुल गलत है। महिलाओं और बच्चों को मारने का अधिकार इजराइल को नहीं है। इमैनुअल मैक्रों ने यह भी कहा था कि इजराइल को इतना हक नहीं है कि वो गाजा का फ्यूचर तय करे। यहां तक कि इमैनुअल मैक्रों ने उस गठबंधन से भी अपना नाम वापस ले लिया जो गठबंधन अमेरिका और ब्रिटेन ने हूतीस को रोकने के लिए बनाया। तो लग रहा था कि शायद थोड़ा सा इसने अपनी सोच को बदल लिया है, लेकिन नहीं भैया। जर्मनी इजराइल के सपोर्ट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो अपना मामला पेश करने वाला है, उस मामले का फ्रांस ने सपोर्ट किया है और फ्रांस भी जर्मनी के साथ उस मुकदमे में शामिल हो गया है। थोड़ा और आसान शब्दों में आपको समझा देता हूं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नरसंहार का आरोप लगाकर साउथ अफ्रीका ने इजराइल के ऊपर मुकदमा किया। अपना पक्ष इजराइल ने वहां पर रखा था, सब कुछ आपको पता है। उसके बाद जर्मनी ने एक अपना पक्ष रखा है कि हम तीसरे देश के तौर पर इजराइल का बचाव करेंगे। साउथ अफ्रीका ने नरसंहार का जो आरोप लगाया है इजराइल के ऊपर, यह आरोप पूरी तरह से गलत है और इसके बचाव में हम भी अपना पक्ष इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रखेंगे। तो जर्मनी के इस फैसले का समर्थन करते हुए फ्रांस भी जर्मनी के साथ शामिल हो गया है और दोनों देश अब मिलकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल का बचाव करेंगे। फ्रांस का कहना है कि साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल के ऊपर नरसंहार का जो मुकदमा दर्ज किया है, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक इजराइल के ऊपर नरसंहार का आरोप लागू नहीं होता है। हम इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल के ऊपर लगाए हुए नरसंहार के आरोप का बचाव करने के लिए जर्मनी के साथ इस मुकदमे में शामिल हो गए हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, इसीलिए मैंने कहावत आपको शुरू में बताई थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते हैं। दोस्तों, इजराइल की यहूदी सेना सिर्फ गाजा के अंदर नहीं लड़ रही है, बल्कि तमाम यूरोपीय देशों की सेना गाजा के अंदर हमास के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। रिपोर्ट आई है कि ऑस्ट्रेलिया के तकरीबन 1000 नागरिक इस वक्त इजराइल डिफेंस फोर्सेस में अपनी सेवा दे रहे हैं। दरअसल इजराइल के अंदर लाखों की तादाद में दूसरे देशों के लोग रह रहे हैं जिनके पास दोहरी नागरिकता है। इजराइल ने भी उनको नागरिकता दे दी है और वो दूसरे देश के भी नागरिक हैं। तो जब इजराइल की सरकार ने रिजर्व सैनिकों को बुलाया था गाजा में लड़ने के लिए,
उस वक्त बहुत सारी तादाद में ऑस्ट्रेलिया के लोग जिनके पास दोहरी नागरिकता है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर थे, लेकिन जब सरकार ने इजराइल की बुलाया तो वो वहां से लड़ने के लिए आ गए। 1000 ऑस्ट्रेलिया के लोग रिजर्व सैनिक के तौर पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस में शामिल हुए, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की कई सारी मीडिया वेबसाइट ने और मीडिया संस्थानों ने इस बात की खुशी भी मनाई थी कि ऑस्ट्रेलिया के लोग इजराइल के लिए गाजा में लड़ेंगे। लेकिन अब यह राज खुल चुका है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो और लोग हैं, भैया विपक्षी पार्टियां तो हर जगह होती हैं, विपक्षी मीडिया भी हर जगह होती है, उन्होंने एक मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है कि ऑस्ट्रेलियाई कानून के मुताबिक क्या इन लोगों को इतना अधिकार है कि दोहरी नागरिकता पाकर ये इजराइल के लिए उस जगह पर जाकर लड़ें जहां पर नरसंहार हो रहा हो। ऑस्ट्रेलिया के लोग क्या नरसंहार में शामिल हो सकते हैं, नरसंहार का सपोर्ट कर सकते हैं? यह बड़ा मुद्दा ऑस्ट्रेलिया के अंदर उठना शुरू हो चुका है और अब जो विपक्षी पार्टियां हैं ऑस्ट्रेलिया की, विपक्षी मीडिया है, वो इस बात की मांग कर रहे हैं क्या इन लोगों को ऑस्ट्रेलिया की सरकार वापस आने पर कोई सजा देगी ऑस्ट्रेलिया कानून के मुताबिक। तो कह सकते हैं कि गाजा में आम लोगों को मारने वाली सिर्फ इजरायली सेना ही नहीं है, बल्कि और देशों की सेना भी शामिल है। रिजर्व सैनिक हैं दूसरे देशों के, गाजा में पहुंचे हैं, उल्टी सीधी हरकतें करके जो सामने आ रहा है बंदूक से उसको मारते रहे हैं। ईरान और पाकिस्तान की बात करें तो दोनों के विदेश मंत्रियों ने एक बार फिर से फोन पर बात की है और दोनों ने कहा कि भैया देखो, हम तो भाई भाई हैं, ये जो तनाव पैदा हो रहा है इसको खत्म करो और एक बार फिर से काम पर आ जाओ। ईरान और पाकिस्तान दोनों के विदेश मंत्रियों ने इस बात की सहमति जताई कि अब हम एक दूसरे के साथ हर मुद्दे पर काम करने के लिए अच्छे से तैयार हैं। फिलहाल दोनों का राजीनामा हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तानी फोर्स अलर्ट हो चुकी है और इधर ईरान के बॉर्डर पर ईरानी सेना भी अलर्ट मोड पर है। आईआरजीसी ने आज पाकिस्तान के बॉर्डर पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया। पाकिस्तान ने ईरान के अंदर घुसकर जो हमला किया था, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाया था, तो आज इसी चीज का परीक्षण किया है। बॉर्डर के करीब बहुत सारी रॉकेटों को, ड्रोन्स को छोड़कर एक सफल परीक्षण किया। दोस्तों कुछ भी सही, लेकिन ईरान इस वक्त एक बहुत बड़ी ताकत है, पूरी दुनिया की नजर ईरान के ऊपर है। डोनाल्ड ट्रंप भी हाल ही में कह चुका है कि 34 दिन दूर है ईरान परमाणु बम बनाने से। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, उसने कहा है कि ईरान बहुत ज्यादा सक्षम हो चुका है, बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है परमाणु हथियार बनाने के लिए। ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए इस वक्त बहुत सारा यूरेनियम है और बहुत जल्द ईरान परमाणु हथियार बना लेगा। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का यह भी मानना है कि ईरान अपने यूरेनियम की दर को लगातार बढ़ा रहा है और ईरान बहुत बड़े बड़े परमाणु हथियार बहुत जल्द तैयार भी कर लेगा। बेंजामिन नेतन्याहू भी इस बात को कई बार कह चुका है कि हमारा सबसे बड़ा मिशन ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। बेंजामिन नेतन्याहू को डर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पता नहीं इसके दिमाग में क्या हो गया है कि बयान बड़े खतरनाक देता है। कल का इसका बयान है कि किसने कहा कि हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे, हम हमला करेंगे। ईरान ऑक्टोपस का मुखिया है। आप अपने चारों तरफ ये जो हथियार देखते हैं, जो कुछ भी आप देखते हैं, हुतीज, हिजबुल्लाह, हमास, इन सब के पीछे ईरान है। किसने कहा हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे? हम तो हमला करेंगे ईरान के ऊपर। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।